हेलो एंड ग्रेट वेलकम। कैसे हैं बेटे आप लोग? और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, और खास तौर से अब ग्रुप वन के बाद आप ग्रुप टू की तरफ आ गए हैं। बहुत मैसेजेस आप लोगों के पिछले कुछ दिनों से मेरे पास आ रहे हैं। बच्चे इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने फाइनल लेवल के लिए तो ऑलरेडी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो बना दिया है, लेकिन हम लोगों के लिए आपने अभी तक नहीं बनाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और खास तौर से जब बच्चे इतनी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, इतने प्यार से आपसे कहते हैं, तो आपको उनकी बातें फिर माननी पड़ती हैं। तो जैसा कि बेटे आप स्क्रीन पे अपनी फ्लैश होते हुए देख रहे हैं, करेक्ट? क्या देख रहे हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, करेक्ट? और उसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? डोजियर्स प्लस इलस्ट्रेटेड क्वेश्चन वॉल्ट। क्वेश्चन वॉल्ट का मतलब जैसे बैंक में वॉल्ट्स होते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक समझ लो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करेक्ट? तो ये वो ई बुक है जो हम उन स्टूडेंट्स को भेजते हैं जो हम लोगों का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं। और उसके अलावा हम एक हार्ड कॉपीज भी भेजते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोगों के कोर्स खरीदे उनको मालूम है। हालांकि लेक्चर्स तो हमारे सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के होंगे, लेकिन जब ये हार्ड कॉपी आपको मिलेगी तो इसमें आपको ऑडिटिंग के नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये बुक वैसे मेरी कमर्शियल लॉ हाउस पब्लिशर्स ने पब्लिश करी हुई है। आप चाहें तो इसको अमेजन से भी खरीद सकते हैं, मेक माई ट्रिप और दुनिया भर की साइट्स पे ये अवेलेबल है, और या फिर डायरेक्टली कमर्शियल लॉ पब्लिशर से भी आप इसको खरीद सकते हैं जो इसको खरीदना चाहता है। नंबर वन, तो एक तो हार्ड कॉपी हम भेजते ही, और उसके अलावा ये ई बुक भी साथ में भेजते हैं। अब मेन चीज जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में था कि जाहिर है कि आज का ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो इस बात पे, इस थीम पर है कि अब इस सब्जेक्ट की हमने कैसे तैयारी करनी है, करेक्ट? इससे पहले आप लोगों ने, खास तौर से जिन लोगों ने हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स सब्सक्राइब करा था, और उन्हीं बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस भी ज्यादा आए हैं, करेक्ट? तो जब हमने इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कहा था, तो बच्चों ने ये भी कहा कि उससे उनको काफी हेल्प हासिल हुई, तो इसीलिए वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी एक वीडियो इसी तरीके का चाहते हैं। तो ठीक है। अब बेटे सबसे पहले, और हमेशा मैं एक चीज को कहता रहता हूं, सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। ये मैंने बातें क्यों करी, इसका मतलब है जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसके पैरामीटर्स को हम समझें। जो भी उसकी परिधियां हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, हम उनको पूरा करें, तभी हम अच्छे और फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है एग्जामिनेशन पास आउट कर सकते हैं। अब इस बात को कुछ यूं समझ लो, सपोज मैं माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश करूं, और वो भी बिना सिलेंडर के, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है, उसका एक पैरामीटर है कि किसी को भी माउंटेन एवरेस्ट अगर क्या बोलते हैं चढ़ना है, वहां पर पहुंचना है, करेक्ट, उस मुकाम को हासिल करना है, तो उसके पास कम से कम पहले तो एक सिलेंडर होना, ऑक्सीजन सिलेंडर होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने की कोशिश करेगा तो धड़ाम से नीचे ही गिरेगा, करेक्ट? इसी तरह से हर इंस्टीट्यूट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। देखो बेटा, पढ़ना एक अलग चीज है, एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से पढ़ना बहुत अलग चीज है। अब मैं ज्यादा प्रीफेसिंग वर्ड पे नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, प्रोफेशनल लेवल पे जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो एक दो चीजें हमेशा से समझ लें। नंबर वन, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपकी डीप और इंसाइटफुल स्टडी होनी चाहिए। ध्यान से अपने पहले सिलेबस को जरूर पढ़ें। ये बहुत से बच्चे मैंने देखा नेग्लेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, अरे बाबा ये कहां से क्वेश्चन आ गया, फिर बच्चे इस तरह की बातें करते करते हो नहीं करते? करते हो ना? तो ध्यान रखना है कि नंबर वन, क्या कहा मैंने? नंबर वन, सिलेबस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पहले मालूम होना चाहिए। नंबर टू, जब सिलेबस को आपने बहुत अच्छी तरीके से, गहराई से, गहनता से पढ़ लिया है, उसके बाद फिर क्या करना है? फिर आप कोशिश करें और एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो सिलेबस हमने पढ़ा, इसमें से ये जो सिलेबस हमें दिया हुआ है, इस सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्योरली प्रैक्टिकल जैसे लग रहे हैं, क्या इसमें से कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी हैं। और जैसा कि आपने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट था, और हमने बहुत डीपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराए थे, जिसका फायदा बच्चों को डेफिनेटली एग्जामिनेशन में हुआ। इसी तरह से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। अब ये प्योरली थ्योरेटिकल नहीं होता, इसमें केस स्टडीज पूछी जाती है। खैर, तो कहने का मतलब है नंबर वन, पहले तो सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके सिलेबस के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू, उसके बाद आप इस पोजीशन पे आ जाएं कि उस सिलेबस को थ्रेड बेयर एनालिसिस करें। थ्रेड बेयर का मतलब होता है जैसे धागा होता है ना, थ्रेड, तो बहुत महीन तरीके से उसका एनालाइज करें, उसको देखें कि उसमें से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कौन सा है, थ्योरेटिकल कौन सा है,
कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज वगैरह पूछे जा सकते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी जो हमारे पास हैं उसमें से भी कौन से अहम इंपॉर्टेंट और फॉर्मेडेबल किस्म के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जब आपने ये दो काम कर लिए, जाहिर है कि अब आपने दो चीजें एनालाइज कर ली। अब तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिर उसको हमने कैसे पढ़ना है, जाहिर है थ्योरेटिकल कैसे पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तैयारी कैसे करनी है। एक अच्छी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटेटिव ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज मौजूद हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक अच्छा रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए। देखो, रिसोर्स मटेरियल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसकी एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, तो उससे काम जो है बहुत आसान हो जाता है। नंबर 3, अब आपके पास ये सारी चीजें भी हैं, फिर कितना टाइम आपको डिवोट करना है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट तो नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट भी है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है, थोड़ा आपने खेलना भी है, कई बच्चे तो ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन भी देखनी है, तो ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करना है ये भी फिर आपको देखना होगा। इन सारी चीजों को देख करके ही, सारी चीजों को देखने के बाद फिर आप ध्यान रखें इस बात का कि पिछले जो, क्योंकि अब आपका न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस के अभी जो है वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट हुए, एक जून 23 का अटेम्प्ट हुआ है और उसके बाद दिसंबर 23 का अटेम्प्ट हुआ है। इन दोनों पेपर्स को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पैटर्न को देख करके फिर आपने पढ़ना होता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो बातें मैंने कही मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता भी दूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा सबसे पहले तो हमने जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को देखना है। तो अब वैसे तो आपका सब्जेक्ट जो है पेपर नंबर 12 है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेकिन मैंने पहले ही कहा मेरा सब्जेक्ट जो है वो कंपनी अकाउंट्स है, तो मैं सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैंने कहा जो हार्ड कॉपी हम भेजते हैं उसमें आपको ऑडिटिंग के नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे और ऑडिटिंग आप बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। यकीन मानिए, इतना बहुत ही ज़हीन तरीके से नोट्स वैसे इस पे लिखे हुए हैं। करेक्ट। अब ये 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का आपका ऑडिटिंग का पेपर है, ये आपको पता ही है, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने कहा कि हम जरा देखें सिलेबस में क्या है। जहां तक इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस इश्यू करा हुआ है, तो एक तो उन्होंने हेडिंग दी है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स की। करेक्ट। इसके अंदर उन्होंने कुछ टॉपिक्स लिखे, अभी मैं उनको पढ़ूंगा। उसके अलावा उन्होंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट। और उसके बाद तीसरा उन्होंने लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर लिखा है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज। करेक्ट। और फिर लास्ट में है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि जो इंस्टीट्यूट है उसने 5 हेडिंग्स के अंदर आपके सिलेबस को जो है वो डिवाइड कर करके रखा हुआ है। अब एक बार हमने सिलेबस को देख तो लिया, अब सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स को भी जरा पहले देखें। मैंने कहा ना गहनता से पहले पढ़ना है। अच्छा जी, अब हमने इसको पढ़ना शुरू करा तो हमने देखा इसमें इश्यू ऑफ शेयर से, आहा, हमें तो बड़ी खुशी हो गई क्योंकि ये तो हमने 11-12 से करते चले आ रहे हैं। इजंट इट और नॉट? आप ऐसा सोचोगे। फोर फीचर ऑफ शेयर, ये भी इश्यू ऑफ शेयर्स का ही एक तरीके से पार्ट है। एक आपके लिए हो सकता है ये नई चीज हो, राइट्स इश्यू। वैसे राइट्स इश्यू वगैरह आजकल 11-12 में आप मेरे ख्याल से पढ़ते ही हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। फिर बोनस इश्यू का एक चैप्टर है, एक स्वेट इक्विटी शेयर्स है। करेक्ट। आप देख रहे हो इसके अंदर ही कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स भी, फोर फीचर ऑफ शेयर तो खैर इश्यू ऑफ शेयर्स का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। राइट्स इश्यू, बोनस इश्यू, स्वेट इक्विटी शेयर, फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड परचेज प्लान। उसके बाद कहता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। इसी के अंदर अंदर कितने चैप्टर आपने देखे। फिर उसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और फिर कहता है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी है। एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर है, एक इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर है, और उसके अलावा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का चैप्टर है। इतने सारे टॉपिक इसके अंदर है और उसको मार्क अलॉट करे गए हैं 10%। करेक्ट। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा इसका मतलब यह है कि जनरली अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से आते हैं, ये आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने कहा हमारा मकसद हम जरा पहले सिलेबस को ध्यान से देख ले। फिर ये जो यूनिट है, इसके अंदर जो यूनिट है वही नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। इसका क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगा। बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड इंट्रोडक्शन टू डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, इसका भी क्या मतलब है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके अलावा फिर कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंदर 3 चैप्टर है, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तीनों हम बाद में देखेंगे, हैवी चैप्टर है।
और उसके अलावा फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में है। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट है, और ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, करेक्ट, जो आपके कोर्स का पार्ट है। मैंने कहा पहले सिलेबस को हमने देख लिया। अब सिलेबस को देखने के बाद हम जरा देखने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें, पहले जरा इनको डिवाइड और समझने की कोशिश करें कौन से थॉरली प्रैक्टिकल चैप्टर से, कौन से हैं जहां से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, वगैरह वगैरह। आइए जी, अब जहां तक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का सवाल है, इसको तो आप एक ही चैप्टर मान करके चलेंगे। एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है, ये हैरत है कि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। बहुत से बच्चे इसको नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद इसमें से छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछा जाएगा। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कि जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को करेंगे, इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को, जैसे कि आपको हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, कॉल्स इन एरियर का क्या रेट ऑफ परसेंटेज है, कॉल्स इन एडवांस का क्या है, करेक्ट, जो इंटरेस्ट वगैरह कंपनी देती है या इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसके ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस क्या है, वो कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको एनालाइज करना होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसका जो थ्योरेटिकल सेक्शन जब आप पढ़ेंगे या आपको जो पढ़ाया जाएगा, तो उसमें से एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। ये एक पढ़ने का तरीका लहजा होता है। राइट्स इश्यू के बारे में तुम पढ़ोगे आगे कि जब भी कोई कंपनी फ्रेश इश्यू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि चाहो तो आप इन शेयर्स को खरीद सकते हो। तो इस चैप्टर में राइट्स के रूप में जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी चर्चा होगी। बोनस इश्यू का वैसे तो मतलब आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनी क्या करती है, कई मर्तबा कुछ कारणवश, अब वो कारण कौन से होंगे वो तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में ही बता पाएंगे, लेकिन बोनस इश्यू का मतलब है कंपनी जो है शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे रही है, उसके बदले में कंपनी उनसे कोई पैसा नहीं लेती। इश्यू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इज नोन एज बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू कोई कंपनी क्यों करती है, किस लिए करती है, इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, कंपनी की मजबूरी या कंपनी को फायदा इसका क्या होता है, शेयर होल्डर्स को इसका क्या फायदा होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो इस तमाम सवाल का जवाब जो है इस चैप्टर में मिलेगा। ये छोटा चैप्टर है, राइट्स इश्यू भी छोटा चैप्टर है, दोनों मेरे ख्याल से एक एक दिन के चैप्टर है, करेक्ट। और मोस्टली इनमें से आपको एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस देखने में आएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर का क्या मतलब होता है? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कभी कभी कोई कंपनी अपने ही डायरेक्टर्स को, जो खास तौर से बड़े एक्सपर्ट नेचर के एम्प्लॉय होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनको शेयर देती है। क्यों देती है? क्योंकि हम उनसे कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ नो हाउ यानी कि तकनीक वगैरह लेना चाहते हैं, या उनका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लेना चाहते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर जनरली कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स वगैरह को इश्यू करती है। याद रखें, वैसे तो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी जो है डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर में हार्डली एक ही क्लास का चैप्टर होगा, करेक्ट। मॉड्यूल में आपकी मोस्टली थ्योरी दी हुई है और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, और मैंने कहा वैसे भी इसमें एक क्लास लगेगी। ऐसी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज स्कीम है। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड परचेज स्कीम का सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब होता है? बेटा आजकल क्या होता है कि कंपनीज को ये डर लगा रहता है, क्योंकि मार्केट में क्या है, आजकल अपॉर्चुनिटीज है, और खासतौर से अगर आप बड़े टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका एक्सपर्टाइज नहीं होता, एक्सपर्टीज होता है। एक्सपर्टीज का मतलब जबरदस्त नॉलेज है आपकी, तो ऐसे एम्प्लॉय को रिटेन करना कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को एक लालच देती है कि अगर आप इतने टाइम तक, मान लेते 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक लेटर से हमारी कंपनी में रहेंगे, तो 5 साल के बाद हमारी कंपनी आपको शेयर्स देगी और बहुत ही कंसेशनल रेट पे देगी। लेटर से मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू 300 रुपए है, हम आपको लेटर से 210 रुपए के हिसाब से ये शेयर दे देंगे। तो इस लालच के अंतर्गत कई एम्प्लॉय जो है कंपनी के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं। तो ये एक तरीका है एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रोकने का। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है और हार्डली इस पे भी एक क्लास लगती है। फिर है बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर कोई कंपनी पहले तो क्यों करती है? बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब है मार्केट से अपने ही शेयर को खरीद लेना। बाई बैक करने के पीछे रीजन क्या होते हैं? नंबर 1, बाई बैक क्यों करा जाता है। नंबर 2, बाई बैक कैसे करा जाता है। बाई बैक करते हैं तो तब एंट्रीज क्या होती है। इसमें से आप एक छोटा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हर चैप्टर में से आपको ध्यान ये रखना होगा, क्योंकि बाई बैक की कंडीशंस से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि बाई बैक की कंडीशंस वगैरह क्या है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो फिर आता है आपका चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
कोई भी कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करती है, एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने पीरियड में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा जा सकता है। करेक्ट, 20 ईयर से। वैसे हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हमने प्रेफरेंस शेयर वगैरह इशू करे हुए हैं तो उस केस में 30 ईयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं। करेक्ट, तो इसके अंदर भी पहले तो प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन से रिलेटेड, प्रेफरेंस शेयर से डील करते हुए सेक्शंस कौन है उनसे रिलेटेड, और इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर में जो सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट है मैंने देखा उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो इन पॉइंट को, ये मेरा कहने का मतलब था, जब हम अच्छी तैयारी करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो है क्या क्या चीज है। अब जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो जाहिर है हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस भी बच्चों का करा देते हैं कि भाई इसमें से ये पर्टिकुलर एमसीक्यू और इसमें से ये पर्टिकुलर एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। मैंने अभी, आपने देखा होगा एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले, वैसे तो हमने क्या करें, रिविजनरी वीडियो हम बच्चों को साथ में ही दे देते हैं, लेकिन मैंने एक मैराथन क्लास जो है एमसीक्यूज की करी थी। आपने नोट करा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस तकरीबन आपके पेपर में आए थे, मैं कहता हूं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उस मैराथन में हमने कवर करे थे। तो उसकी वजह यही है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ऑफ कोर्स अकाउंटिंग पैटर्न क्या होगा ये हमें मालूम होना चाहिए। इसमें से भी आप छोटा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बायबैक ऑफ शेयर में से, इसमें से। और उसके अलावा इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर है। करेक्ट, इश्यू ऑफ रिडम्पशन, ऑफ कोर्स इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। करेक्ट, नंबर 1। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपको, क्योंकि आपने 11-12 से ये करा हुआ है और इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आप ले सकते हैं। इनफैक्ट थोड़े सी चैप्टर और सारी चैप्टर आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है, जैसे कि कोई कंपनी है 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है कि अगर 90% शेयर इस कंपनी के सब्सक्राइब नहीं होंगे तो फ्यूचर में ये कंपनी कभी भी अपने शेयर को इश्यू नहीं कर पाएगी। यानी कि जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो जरूरी है उसके लिए 90% सब्सक्रिप्शन उसके पास आना चाहिए। तो कई कंपनीज को यह डर लगा रहता है कि हम जितने शेयर मार्केट में इश्यू कर रहे हैं क्या वो हमारे सारे शेयर सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे। तो कंपनी सेफ गेम प्ले करने के लिए क्या करती है, कुछ लोगों से गारंटी ले लेती है कि भाई आप हमारे शेयर को बिकवा दो। तो जो लोग इस तरह की गारंटी देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन भी गारंटी दे सकते हैं, बैंक्स भी दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की गारंटी देते हैं, उनको हम अंडरराइटर्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जाहिर है कि इस तरह की गारंटी देने के पीछे उनको कुछ कमीशन भी मिलता है जिसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन की परसेंटेजेस क्या है शेयर्स के केस में, डिवेंचर्स के केस में, तो ये मालूम होना चाहिए। इस पर बेस बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। फिर इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उनसे रिलेटेड भी बहुत टॉपिक्स, बहुत एमसीक्यूज वगैरह पूछे गए हैं। और कुछ सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसमें स्ट्राइक करते हैं। समझ में आ गया किस तरीके से एनालिसिस होता है। और उसके बाद अब ये जो चैप्टर है प्रिपरेशन, सब बच्चे बस फाइनल अकाउंट पढ़ तो लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है जब आप फाइनल लेवल पे, जब आप क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो आपकी बातों से, आपके नॉलेज से ये झलकना चाहिए कि आप जो है एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। करेक्ट। अब फाइनल अकाउंट्स इससे पहले आपने करे हुए, आपको पता है फाइनल अकाउंट जो इससे पहले के लेवल पे आपने करे हुए हैं वो कौन से फाइनल अकाउंट्स करे हुए। अब फाइनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक तो होता है फाइनल अकाउंट्स जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज बनाती हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज। अब मैंने नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज लिखा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर ये क्या आ गया वर्ड। और फाइनल अकाउंट्स कॉर्पोरेट बॉडीज बनाती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज। इससे पहले जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं इससे पहले के लेवल तक, वो हमेशा आपने नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के बनाए हैं। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि थोड़ा बहुत 11th में होता है, पता नहीं 12th में होता है, जहां आपको थोड़ा सा आजकल ये शेड्यूल 3 के बारे में बताया जाता है, तो वहां भी आपने थोड़ा सा कॉर्पोरेट बॉडीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन जितना ज्यादा इसके नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को कम होती है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये अब आप टेक्निकली पहली बार पढ़ रहे हैं। अब जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज होती है उसके अंदर भी कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले। करेक्ट, सोल प्रोप्राइटर के भी फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं। इनफैक्ट 11th-12th में जो आप अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड अधिकतर बनाते थे। उसके अलावा एनपीओ भी बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये भी आपको मालूम है। हालांकि वो रिसिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, रिसिट एंड पेमेंट वगैरह अकाउंट बनाते हैं, वो उनके फाइनल अकाउंट से होते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज जो जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो प्रॉफिट कमाती हैं,
उनके लिए भी फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। यानी कि इससे पहले के लेवल पे आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं जहां आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। आपको याद है, इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप में बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वो सब आपने नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के बनाए। याद आ गया? यस सर। अब आपके इसमें कोर्स में पता है क्या है? पहले तो इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, जो हम कहते हैं प्रिपरेशन, ये जो हमने प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर डिवीजन 1 शेड्यूल 3, इसका मतलब है अब आप कॉर्पोरेट बॉडीज के फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। बिकॉज एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको यह आना चाहिए। कल आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए प्रोफेशनल काम करेंगे तो इस चैप्टर की आपको जबरदस्त जानकारी होनी चाहिए। ये सोच करके आपने पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ये करना है। ऐसा सोच के पढ़ेंगे तो आप रियली में फिर अच्छे प्रोफेशनल कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ना होता है। अब जहां तक कॉर्पोरेट बॉडीज का सवाल है, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज का मतलब है जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कॉर्पोरेट बॉडीज। अब यहां आपको एक चीज क्या मालूम होनी चाहिए कि जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं इंडिया में आज के दिन में, जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जितनी भी कंपनीज है, सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे मान लो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, या तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। क्या करती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। और या फिर वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आजकल ये एक नया सेट आ गया जिसके बारे में तुम फाइनल में ज्यादा पढ़ोगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंड एएस बोलते हैं, ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उन पर बेस्ड हैं, जिनको कि हम आजकल IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर। सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लो कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बेस्ड स्टैंडर्ड होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में आज के दिन कुछ कंपनीज अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं और कुछ कंपनी इंड एएस फॉलो करती हैं। पहले तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, अभी आपको जो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं उन कंपनीज के बनाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, तो आजकल हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और अब आप इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। करेक्ट? समझ में आ गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो उसको भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, यहां ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखा था, एज पर शेड्यूल 3, वो तो शेड्यूल 3 के अंदर कुछ फॉर्मेट्स दिए होते हैं, उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी होगी। यानी कि जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके हिसाब से बनाएंगे। एक और चीज मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट तुमसे कोई पूछ ले, और खास तौर से जब तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो बड़ी शर्म की बात है अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए शर्म की बात है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है, ये जो बीच में डिवीजन 1 डिवीजन 2 लिखा हुआ है, अब मैंने कहा ना आपने सिलेबस तो पढ़ा, आपने ऐसे ऐसे पढ़ लिया, हाँ भाई एक फाइनल अकाउंट है, ये है, बस हो गया। ऐसा नहीं, एक एक चीज समझो। ये डिवीजन 1 क्या है, डिवीजन 2 क्या है। एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पहले तो फाइनल अकाउंट्स अब आप किसका बनाएंगे इस लेवल पे? राइट, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का। कौन सी कंपनीज का? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। अभी ये चीज आप नहीं सीख रहे, अभी आप ये चीज नहीं सीख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स उन कंपनीज का कैसे बनता है जो इंड एएस फॉलो करती है। अभी इस पे चर्चा नहीं हो रही है, आपके लेवल पे सिर्फ इसकी चर्चा होगी। नंबर 1, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, जब हम उनकी फाइनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट, तो उनको हम डिवीजन 1 के हिसाब से बनाते हैं। डिवीजन 1 के हिसाब से, यानी कि जो डिवीजन 1 के अंदर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। और जो कंपनी इंड एएस फॉलो करती हैं, जो कंपनी इंड एएस फॉलो करती हैं, जब हम उनके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम उन फॉर्मेट्स को देखेंगे जो डिवीजन 2 को फॉलो करती हैं। समझ में आया? ये डिवीजन 1 और 2 का मतलब है, इसलिए मैंने कहा आपको यह भी बता दूं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में से MCQ भी बहुत पूछे जाते हैं, एक तो ये मालूम होना चाहिए।
करेक्ट। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं, और अच्छी बात यह है, बढ़िया अच्छी कह लो या जो भी कह लो, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस चैप्टर को फिर उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से नहीं होता, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, और पिछले 2 अटेम्प्ट को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों बड़े चैप्टर जरूर है, ये लंबे चैप्टर भी हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि ये टफ चैप्टर्स नहीं है। इसके अंदर बैंकिंग कंपनी भी लंबा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी, इंश्योरेंस कंपनी भी, ये लंबे चैप्टर जरूर है, लेकिन आप एग्जामिनेशन के अगर ट्रेंड्स को देखेंगे तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पूछे जाते हैं। इसलिए अपने आप में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या बोलते हैं यूनिट है, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? और बहुत सारे क्वेश्चन ने बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी में हम तो कराते हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। बच्चे मैंने क्या देखा, खासतौर से जो ग्रुप 1 और 2 के बच्चे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे तो ध्यान ही नहीं देते। मैंने अभी बेटा तुमसे कहा कि अगर आप रियली में प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो अभी से ये हैबिट बना लो कि जितनी आपकी स्टैंडर्ड की नॉलेज मुस्तकम स्ट्रांग होगी, डीप होगी, उतना मार्केट में एज ए प्रोफेशनल आपकी एज बन जाएगी। ये सोच करके स्टैंडर्ड पढ़ना है। ये जो शुरुआत में लिखा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्पेसिफाइड इंड एएस विद कंपैरेटिव प्रोविजंस अंडर एएस, अब वो क्या कह रहा है पहले ध्यान से सुनो। एक तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, और कुछ पर्टिकुलर तुम्हें क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड, मतलब कुछ पर्टिकुलर इंड एएस आपको करने। कौन से इंड एएस करने? एक तो इंड एएस 1 पढ़ने। तो जब ये पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें कराऊंगा तो उस केस में मैं तुम्हें इंड एएस ओवरव्यू पूरा उसका पहले तो हम देंगे, तब आपको पता लगेगा कि बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड एएस बेसिकली क्या है, इंड एएस कब आए, कैसे आए, कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं, कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको एएस फॉलो करने पड़ते हैं। तो तब आपकी समझ में ये बात आएगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था। तो बहुत सी कंपनीज हैं जिनको कि एएस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सी कंपनी होती हैं जिनको इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं। और इंड एएस का मैंने अभी बताया सिंपल वर्ड्स में, ये वो स्टैंडर्ड हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है, करेक्ट। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए इंड एएस 1 के बारे में, बहुत डीप जानकारी आपको नहीं चाहिए इस लेवल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, करेक्ट। इसमें से बहुत टाइटल बेस्ड एमसीक्यूज पूछे गए हैं। टाइटल बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब है जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद, या इंड एएस 1 डील्स विद प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एएस 2 डील्स विद इन्वेंट्रीज, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अभी इसके अंदर से कोई केस स्टडी हमने एग्जामिनेशन में नहीं देखी है, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि अभी इंस्टीट्यूट का पर्पस तुम्हें सिर्फ इनसे एक फेमिलियरिटी कराना है और बहुत ज्यादा आपको तंग करना नहीं है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप थ्योरी आपको अभी के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से जरूरी नहीं है, क्योंकि इंड एएस आप फाइनल लेवल पे बहुत डीपली पढ़ते हैं, करेक्ट। तो ये कारण है। तो इसमें मेन चीज जो आपको पहले तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होनी चाहिए वो ये कि जैसे इंड एएस 2 है तो वो इन्वेंट्री से डील करता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंड एएस 10 है वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से डील करता है, एंड सो ऑन। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से, इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर से, और इंड एएस 37 जो है वो प्रोविजन, कंटीजेंट एंड लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट से डील करता है। तो इंड एएस के पार्ट में डेफिनेटली हम लोग केस स्टडी और थोड़ा सा डीपली कराते ही हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें से बेसिकली टाइटल बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। तो ये मेरा मतलब था कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस के अंदर फिर हमें एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सा अहम टॉपिक है और कौन सा है। अब ये तो नहीं कहूंगा अनइंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, करेक्ट। किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीजें जब पता होती हैं तो फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा रहता है। इसके लिए जरूरी होता है कि हम पिछले जो अब आपका न्यू सिलेबस है, क्योंकि अब इसके 2 ही पेपर हुए हैं, तो उसके दोनों को हम ध्यान से एनालाइज करें, उसके ट्रेंड को देखें और उसके हिसाब से पढ़ें। फिर उसके अलावा मैंने ये ऑडिटिंग के बारे में बताई है, अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो कंपनी अकाउंट्स है,
लेकिन मैंने कहा कि जो भी बच्चे हम लोगों का ये कोर्स लेते हैं, ये सारे नोट्स मैंने कहा हार्ड कॉपी भी आपको भेजी जाती है और ई बुक भी भेजी जाती है। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं जो बातें मैंने बतानी थी तो मैंने बता दी। अब बाकी कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर आपका कोर्स जो है ना बहुत सारी साइट्स पर है, तो पता नहीं लगता कि किस साइट से ले लें। कोई कुछ चार्ज करता है, कोई कुछ चार्ज करता है, कोई कहता है कॉम्बो के साथ ले लो। बेटा एक गलती कभी मत करना लाइफ में। ये बहुत से बच्चे कॉम्बो के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ये आप वैसे मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, कॉम्बो आप तभी लें जब आपको लगता है कि कॉम्बो की सारी फैकल्टीज आपको एक ही पैटर्न और एक ही क्वालिटी की टीचिंग दे सकती हैं। अदरवाइज हमेशा बेटर रहता है कि आप स्पेशलाइज तरीके से कोर्स को लें, तो वो ज्यादा बेटर है। बाकी मैं अब इसमें ज्यादा नहीं कह सकता। अब ये हमारे सीएमए के कोर्सेज हैं। आपको मालूम है कि मेरा इंग्लिश वर्जन का अलग कोर्स आता है और हिंदी वर्जन का, जिसको हम मिक्स वर्जन कहते हैं, उसके अलग कोर्सेज आते हैं। करेक्ट, यानी कि हमारा जो इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं 100%, जिसमें हम इंग्लिश ही बोलेंगे क्लास में, वो इंग्लिश वर्जन कोर्स है। मिक्स वर्जन में जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, इस तरह से हम आपसे मुखातिब होते हैं। अब सीएमए ग्रुप 2 की बात चल रही है, तो ग्रुप 2 में जो इंग्लिश वर्जन कोर्स है उसका नाम है वेव, और जो हिंदी वर्जन कोर्स है उसका नाम है लहरें। क्या है? लहरें। बड़ा खूबसूरत नाम हमने कोड दिया हुआ है। ये हमारे कोर्स हैं। हम आपको, मैंने बार बार कहा है कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, अब मुंह से कंपनी अकाउंट्स निकल आता है कई बार, तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का ही हम पार्ट भेजेंगे लेक्चर्स। लेकिन जो नोट्स होंगे उसमें ऑडिट के नोट्स होंगे, और आप यकीन मानिए कि यू कैन इजीली मैनेज ऑडिट बाय योरसेल्फ। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, अब कई बच्चे इसकी ड्यूरेशन वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो ड्यूरेशन वगैरह का क्या है? आपके कोर्स की ड्यूरेशन 60 से 70 आवर्स की। करेक्ट, ओनली 60 टू 70 आवर्स में पहले तो हम पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं, करेक्ट, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगे। उसके अलावा बी, फिर पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज। अब जितने भी आपके पास्ट में ये पेपर हुए हैं आपके न्यू सिलेबस के अटेम्प्ट के, क्योंकि अभी 2 पेपर हुए हैं, पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज का मतलब है कि एक तो जो 2 अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं उनको हम करेंगे, और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर हम बनाएंगे उनको करेंगे, कुछ रिहर्सल टेस्ट पेपर हम उनको बनाएंगे उसको करेंगे। तकरीबन इसके लिए हमने जो है टाइम डिवोट करके रखा हुआ है 15 आवर्स। करेक्ट, और उसके अलावा फिर फाइनल 10 आवर्स का जो है वो रिविजनरी सेशन। तो सारे लोग, एक तो पहला काम क्या करना, अभी मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब, जो भी कोर्स खरीदने में इंटरेस्ट है, ये नहीं कि आप हमको लालच देने की कोशिश करें, आपको जहां से भी कोर्स लेना है, ये हम अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं। अब हमारे कोर्स की एक यूनिक फीचर जो है वो ये है कि 3 फेज कवरेज है कोर्स का। 3 फेज कवरेज जो मैं अभी बता रहा था वो यही बता रहा था। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मॉड्यूल एंड स्टडी किट सप्लाइड बाय अस। तो जो स्टडी किट हम सप्लाई करते हैं उसमें पूरा मॉड्यूल हमने आपका कवर करके रखा हुआ है, इसलिए आपको कुछ और मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली सिंपली ट्रस्ट अपॉन अस। करेक्ट, तो कोई चिंता की आपको बात नहीं है। उसके अलावा पास्ट पेपर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, लेकिन जिनका की अब ताल्लुक जो है न्यू सिलेबस से होगा उनको हम करेंगे, और रिविजनरी सेशंस। तो 3 फेज में हम ये जो कोर्स की कवरेज करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट पावरफुल वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल अपडेटेड। अब मेरी ये जो बुक पब्लिश होती है ये इंडिया के लीडिंग पब्लिशर है, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशर है, कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स। तो एक लीडिंग पब्लिशर तभी आपकी बुक को पब्लिश करेगा जब उसको भी कुछ नजर आएगा। तो ध्यान रखें, तो बहुत ही रिसर्च करके पावरफुल स्टडी मटेरियल बनाया गया है। बाकी अब क्या कहना, मैं बता ही चुका हूं कि डीपेस्ट वाइडेस्ट कवरेज हम करते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 का कोर्स हमारा खरीदा है उन लोगों को मालूम है। और मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक रिविजनरी सेशन हम कराते हैं, और हाँ, एमसीक्यू सेशंस हम सबसे ज्यादा कराते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब ये कोर्स आप कैसे खरीदेंगे अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? सबसे पहले तो ये मेरा चैनल है संजय वेल्किंस, और उसके अलावा आप सीएमए वर्चुअल प्लेनेट, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसको कोर्स खरीदना होगा इस नंबर पे कॉल कर सकता है। बाई चांस अगर फोन, वैसे तो ये टाइमिंग से कॉल करने के, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि कॉल ना पिकअप हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सअप कर देना, करेक्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द कोर्स, और आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। और ये हमारा लर्निंग मोबाइल ऐप भी है, तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो कोर्स है, एक तो हम हार्ड बुक तो ये भेजते हैं, साथ में आपको ये ई बुक भी भेजी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीजों के साथ यू विल कम आउट विद
अ वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस। अच्छा, आप ये सेशन कैसा लगा आपको, जरूर अपना फीडबैक बताएं, और डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर मीटिंग विद यू समटाइम एल्स। सो टिल देन, टाइम टू से गुड बाय एंड गुड नाइट।